गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे पहले लेक्चर के बाद यानी कि 2 टॉपिक हम कर चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, तो वो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जो चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। Number 1 crystalline solid and the number 2 is amorphous solid. क्लियर है? नंबर 1 crystalline solid, नंबर 2 amorphous solid। इतना आप लिख लेना, इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। क्लियर है? अब हम केवल समझते हैं। देखो, अब crystalline solid क्या होता है, amorphous solid क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। आप भूल जाओ कुछ क्रिस्टलाइन अमॉर्फस क्या बोल रहे हैं सर, ये सब भूल जाओ। आप इन 2 स्ट्रक्चर को देखो। इस स्ट्रक्चर को देख के बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इस स्ट्रक्चर में जो एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स ये जो भी हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर 3D पैटर्न में है। दिख रहा है? और लॉन्ग रेंज है। देखो, एक रिंग है, रिंग धीरे 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 क्या हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है। यानी कि जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर 3D पैटर्न में है और लॉन्ग रेंज भी है, क्योंकि हर जगह से कैसा है, रेंज का मतलब दूर तक एक जैसा रहे। बिल्कुल सही बात है, एक जैसा है। इस वाले डायग्राम को देखो, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, वो इसमें भी हैं। लेकिन क्या आपको इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है? जैसे इसमें आपको हेक्सागोनल रिंग्स दिखाई दे रही हैं, सारी रेगुलर है। क्या इसमें आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिख रहा है? जैसे यहाँ पे मान लो कोई हेक्सागोनल रिंग बनने की कोशिश हो भी रही है तो आगे जाके वो टूट जा रही है। इसका मतलब ये एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट नहीं है। और अगर मान लो जैसे आपको दिखता है कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे भी फिर ये 3 है, ये अरेंजमेंट यहाँ पर है लेकिन ये अरेंजमेंट और जगह नहीं होगा। इसका मतलब कुल मिला के ये एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। बस इतना सा ही है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। आपको कुछ नहीं करना है, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग रेंज होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब एक जैसा अरेंजमेंट बहुत दूर तक दिखेगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें जो अरेंजमेंट होता है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का, वो एक रेगुलर 3D पैटर्न में नहीं होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं और एमॉर्फस ऐसे सॉलिड। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को बैक ले जा करके आप दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक बात आपको और बताता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट है ये एक बहुत क्लियर और रेगुलर अरेंजमेंट है। मतलब एक सॉलिड में जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए वैसा ही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक नाम और होता है ट्रू सॉलिड्स। क्या होता है? TRUE, ट्रू सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है, तो ये दिखने में तो सॉलिड जैसा होगा बट एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं होता है। ठीक है? तो इनको बोलते हैं स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मीन्स होता है नकली, यानी दिखने में सॉलिड होगा बट एक्चुअल में सॉलिड नहीं होगा। आपकी एग्जांपल लेंगे, तो इसका एग्जांपल लिखा है क्रिस्टलाइन का रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब नमक। नमक का जो स्ट्रक्चर होता है, जो NaCl होता है, उसमें जो Na+ और Cl- आयंस जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में रहता है। जैसे एक Na+ के चारों ओर 6 Cl- आयन होते हैं, या एक Cl- के चारों ओर 6 Na+ आयंस होते हैं। मतलब ये अरेंजमेंट पूरे नमक के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, कहीं पर भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो नमक कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। दूसरी बात इसकी करते हैं, ये जो है ग्लास,
आप लोग ग्लास को देखते हो, ग्लास के दरवाजे होते हैं, ग्लास की मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो आपको लगता होगा कि वो सॉलिड है, लेकिन जब हम किसी ग्लास को गर्म करते हैं तो वो एकदम से पिघलना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन जब हम उसे गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वो जल्दी से अगर पिघल जा रहा है। भाई कोई सॉलिड अगर एक्चुअल में सॉलिड होगा तो वो एकदम से नहीं पिघलेगा, लेकिन ग्लास एकदम से पिघल जाता है। ग्लास ले लो आप, प्लास्टिक ले लो, रबर ले लो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, दिखने में सॉलिड होती हैं, बट इनके अंदर का अरेंजमेंट एक मतलब सुव्यवस्थित अरेंजमेंट इनके अंदर नहीं होता है, इसलिए ये किस क्लास में आते हैं? एमॉर्फस। कुल मिला के देखो, आम भाषा में बात करी जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड असली सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड नकली सॉलिड है, इसलिए इनको रियल सॉलिड बोलते हैं और इनको स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं, लोहे की बॉल। लोहे की बॉल दूर से अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि कंप्लीटली सॉलिड है, लेकिन जब आप पास लाके देखोगे, उसे प्रेस करोगे तो वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ ये एक्चुअल में क्या है? सॉलिड है। लेकिन अगर आप रबर की बॉल को दूर से देखते हो तो कैसे दिखेगी? सॉलिड। पास लाके हाथ में रखोगे, पिचकाओगे तो पिचक जाएगी, इसका मतलब दिखने में सॉलिड है लेकिन एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। रबर एमॉर्फस है और लोहे की जो बॉल है वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हुआ? ये डायग्राम आपको बनाना है, हेडिंग लिखने के बाद 2 टाइप लिखने हैं, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। सारी कहानी वैसे ही करनी है जैसे बताऊंगा। ये क्लियर हो गया? इसके बाद अगली इमेज, अगली इमेज बच्चों हमारी ये है। उस डायग्राम के बाद आपको ये बनाना है। क्लियर है? चलो इसे देखते हैं। इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन बता रहा है। किसकी डेफिनेशन बता रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन बता रहा है। देखो, लॉन्ग रेंज अभी बताया था, जो एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर तक एक जैसे रहते हैं। ऑर्डरली मतलब एक स्पेसिफिक वे में रहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसकी जगह आप 3D अरेंजमेंट भी लिख सकते हो। लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स which have long range orderly arrangement of constituent particles, that is atoms, ions या फिर molecules। क्लियर हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड की दूसरी बात देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो शेप होता है वो एक डेफिनेट और स्पेसिफिक शेप होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब किसी भी बॉडी के अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में होगा, 3D पैटर्न में होगा, तो क्या उसका शेप फिक्स नहीं होगा? आप अपने दिमाग से सोचो, क्लियर सी बात है। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये पॉइंट अभी आपको ऐसे ही लिख लेना है, अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे। चौथा, दे आर ट्रू सॉलिड्स। अभी मैंने बात बताई थी कि ये दिखने में भी सॉलिड होते हैं और एक्चुअल में भी क्या होते हैं? सॉलिड। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम क्या होता है? ट्रू सॉलिड्स। अगला, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करोगे, जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से पिघलना शुरू कर देगा। आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, तब वो पिघलना शुरू कर देता है। अब जैसे डायमंड ले लो आप, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और डायमंड को जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के पार, यानी इससे ऊपर टेम्परेचर पर गलता है। हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब गलना और हीट मतलब हीट करना। मतलब अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से पिघलना शुरू कर देगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है, इसलिए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि वेरी करता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सॉलिड अच्छा सॉलिड होगा तो उसके अंदर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट होंगे वो स्पेसिफिक और फिक्स होंगे, और फिक्स अरेंजमेंट को तोड़ना मुश्किल होता है। अब तोड़ना मुश्किल होता है तो ऐसे सॉलिड को तोड़ने के लिए हमें हीट क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा। तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है ऐसा नहीं कि
थोड़ा सा गर्म किया और पिघलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। शार्प का मतलब एक अच्छे टेम्परेचर पे ले जाके पिघलेगा। एग्जाम्पल्स, एक NaCl अभी बात करी थी, और डायमंड। डायमंड किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्योंकि डायमंड बहुत अच्छा सॉलिड होता है और इसको जब हम हीट करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर तक इसे हीट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं amorphous solid की। amorphous solids are those solids which have short range and random arrangement of constituent particles। आपको जरूरी नहीं ऐसे लिखो, आप लैंग्वेज आप अपनी बना सकते हो। amorphous solids are those solids which have short range, मतलब अगर वो कहीं पर एक जैसे भी होते हैं तो वो बहुत कम रेंज के लिए, बहुत छोटे से गैप के लिए। रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर हो गया डेफिनेशन। दूसरा, एमॉर्फस सॉलिड इर्रेगुलर शेप में होते हैं। अभी आपने देखा था, देखो एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये एमॉर्फस सॉलिड देखो एक जैसा शेप कहीं दिख रहा है? नहीं, ये इर्रेगुलर शेप है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? रेगुलर शेप में। हम साफ बोल सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स का शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर। दे आर आइसोट्रोपिक लाइक लिक्विड्स। ये जो पॉइंट है इनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। दे आर कंसिडर्ड एज सूडो सॉलिड्स। सूडो मीन्स नॉट रियल बट लाइक रियल। जैसे अभी मैंने बताया रबर की बॉल, रबर की बॉल दिखने में कैसी होती है? सॉलिड। पास लाओगे पिचक जाएगी, इसका मतलब एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। ग्लास दिखने में कैसा होता है? सॉलिड। गर्म करोगे, हीट करोगे तो एकदम से पिघल जाएगा, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, या हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? नकली ठोस। सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, ये इसको थोड़ा सा समझो। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब जब किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो कैसा दिखेगा? सॉलिड जैसा। बट क्या वो एक्चुअल में सॉलिड होगा? नहीं। लेकिन सुपर बहुत ज़्यादा, कूल्ड ठंडा कर दिया लिक्विड को, किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते तो वो कैसा दिखता है? सॉलिड जैसा, लेकिन वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स का एक नाम ये हो गया और एक नाम ये हो गया। हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनेट। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन मिलेगा, लेकिन एमॉर्फस का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? इर्रेगुलर। तो गर्म करेंगे, कहीं पे ज़्यादा मॉलिक्यूल हुए ज़्यादा टाइम लग जाएगा हीट करने में, कम मॉलिक्यूल हुए जल्दी पिघल जाएगा। तो कोई स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, जल्दी जो कम ज़्यादा जो गलना होता है वो इसका कोई भी फिक्स नहीं होता है। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी माउल्ड, मतलब इनको जब हम गर्म करते हैं तो जल्दी से पिघल के कोई दूसरा शेप ले लेंगे। जैसे प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक दिखने में सॉलिड होता है, लेकिन जब आप उसे गर्म करोगे तो एकदम से क्या होता है? पिघल जाता है। क्या 10-12 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है प्लास्टिक को? नहीं। प्लास्टिक को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा अगर आप हीट करते हो, आप घर में ट्राई कर लेना, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ले, थोड़ा सा हीट अगर आप करते हो तो वो क्या होता है? गलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है वो कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। एग्जाम्पल्स, रबर, अभी बताया रबर दिखने में कैसा होता है? सॉलिड। प्लास्टिक दिखने में कैसा होता है? सॉलिड। ग्लास दिखने में सॉलिड, लेकिन जब हीट करते हैं तो इनका MP भी बहुत लो होता है, इनका हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत लो होता है, ये जल्दी से पिघल जाते हैं, तो ये एक्चुअल में सॉलिड नहीं होते हैं। तो इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखने के बाद आपने क्या करना है? वही हेडिंग लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। उसमें क्या लिखोगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। उसके बाद वो डायग्राम बनाना है जो इससे पहले हमने बात करी थी, उसके बाद ये टेबल बनानी है, बस।